नमस्कार, स्वागत है आपका। और मैं हूं ऋषि कुमार। आप देख रहे हैं अरावली न्यूज़। और आज 10 तारीख है और मैं बेंगलोर में हूं। बेंगलोर में आज चुनाव है। पूरा कर्नाटका आज मतदान कर रहा है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब लोग मतदान कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं एसपी सिंह जी। एसपी सिंह जी लेखक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और हफ्तों से यहाँ पे हैं बेंगलोर में और एक मूवमेंट चला रहे हैं, इडेलू कर्नाटका, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जागो कर्नाटका। तो आइए हम बात करते हैं उनसे कि ये क्या मूवमेंट है। और दूसरा ये भी बात करेंगे क्योंकि ये कर्नाटका के विभिन्न हिस्सों में रहे हैं, तो जानेंगे कि वोटर का क्या मूड था। और दूसरा इनकी मूवमेंट के बारे में जानेंगे कि वो कौन सी मूवमेंट चला रहे थे और उसका क्या मतलब है और उसका राजनीति में क्या असर पड़ेगा। तो सर, स्वागत है आपका। और हमें ये बताइए, इडेलू कर्नाटका ये कौन सी मूवमेंट थी, इसमें क्या क्या था? देखिए ऋषि जी, मैं हरियाणा से हूँ जी और आजकल कर्नाटक में घूम रहा हूँ पिछले 10-12 दिन से। जी और घूमने का मकसद ये है कि हम ये दावा कर रहे हैं कि हम सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं जी और हमारे कुछ फर्ज बनते हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज हैं। और कर्नाटक में पिछले 9 साल से जी बीच में मतलब 2 टर्म कह सकते हैं, बीच में 1 साल कांग्रेस के पास रहा, 4 जी साल पिछले ये रहे, बीच जी में 1 साल कांग्रेस का था, फिर पिछले उससे पहले 5 साल ये रहा। जी करीब 9 साल का कर्नाटक में बीजेपी का शासन रहा है। जी और इस शासन के दौरान जो मिस गवर्नेंस, मिस रूल जी या करप्शन या सांप्रदायिकता को उभारने का लगातार जो प्रयास रहा है, जी उस सारे सिलसिले को देखते हुए हमें लगा कि क्यों न यहाँ की जनता से बातचीत की जाए, उनसे डायलॉग किया जाए, उनसे विमर्श किया जाए, उनसे चर्चा की जाए कि आपके असली मुद्दे क्या हैं और वोट किस लिए देना, आपका वोट की महत्व क्या है जी और आपको किसको वोट देना चाहिए और किसको हराना चाहिए। जी तो उसी मुहिम का हिस्सा बन के जी मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन ये मुहिम मैंने नहीं शुरू की। जी ये है येदेलू कर्नाटका। जी वास्तव में यहाँ के दलित संगठन है, यहाँ के ओबीसी संगठन है, यहाँ के रैयत संगठन है जो किसानों का जी संगठन जी कहिएगा, और यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स के संगठन है, यहाँ के कुछ मजदूरों के संगठन है, कर्मचारियों के संगठन है। उन सब ने मिलके ये एक मंच बनाया, ये दिलू कर्नाटका। और वो अपना संदेश लोगों तक दे रहे हैं और वो संदेश देने के लिए हम एक संदेश वाहक का काम कर रहे हैं। उसी संदेश वाहक के नाते ही हम गली गली में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, स्लम एरिया में जाते हैं, पढ़े लिखे लोगों में भी जाते हैं, हर दुकानदारों के पास जा रहे हैं, सभी लोगों के पास जा रहे हैं और अपना पैगाम दे रहे हैं। जी वो पैगाम देने के जो माध्यम है जी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी जी ये एक पुस्तिका है, जी ये पुस्तिका है ये दिलू वेकअप कर्नाटका। आप देख वेक पा अप रहे होंगे, कर्नाटका अंग्रेजी में ये अंग्रेजी में है, जी इसका कन्नड़ा में भी जी ये दिलू कर्नाटका के नाम से एक पुस्तिका, वो दूसरा रूपांतरण भी जी है। इसी तरीके से एक देखेंगे आप, ये एक पर्चा है, जी ये पर्चा भी कन्नड़ में है, जी कन्नड़ा में ये दिलू, कर्नाटका जिसमें ये संदेश दिया गया है। जी वैसे ही संदेश दिया गया है, ये पर्चे के रूप में है, जी ये पुस्तिका के रूप में। जी फिर देखिएगा कि इसके अलावा हम क्या क्या करते रहे हैं। जी इसका टाइटल आप देखिएगा, जी ये एक साइड में कन्नड़ा है, दूसरी साइड में अंग्रेजी में। अंग्रेजी में। यहाँ की मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो कन्नड़ा है और दूसरी अंग्रेजी है, तो इसलिए जो है ये दोनों भाषाओं में पंपलेट छापा गया है। यहाँ के लोग हिंदी में बहुत जी ज्यादा सहज नहीं महसूस करते, जी हिंदी की बजाय वो अंग्रेजी में ज्यादा सहज महसूस जी करते जी हैं, इसलिए हिंदी जी और कन्नड़ा में ही ये संदेश दिया जा रहा जी है। जी ये डू हेट स्पीच बॉदर यू, जी क्या आपको जो नफरत वाली, जो नफरत फैलाने वाली जो भाषा है। स्पीच है, भाषण जो दिए जा रहे हैं, जी जी क्या वो आपको क्या आप उसके लिए संवेदनशील हैं, क्या आपको वो उससे तकलीफ हो रही है? जी अगर तकलीफ हो रही है तो हेट स्पीच के खिलाफ आप क्या क्या कर सकते हैं? जी उसमें अलग अलग तरीके ये, कहाँ कहाँ ठीक पुलिस है। को जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को जा सकते हैं, वो बहुत तरीके के जो सोशल मीडिया में जा सकते हैं और जो प्लेटफॉर्म बने हैं, जी वो आप क्या क्या कर सकते ये हैं। अगर जानकारियाँ आपको उसमें दी गई हैं। अगर आपको लगता है कि समाज में बंटवारा ना हो, समाज में फिरका प्रस्ती ना हो, समाज में सांप्रदायिकता ना हो, तो हेट स्पीच, जी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत शानदार फैसला दिया हुआ है हेट स्पीच के जी खिलाफ। जी और हेट स्पीच आजकल बड़ा सिलसिला काफी तेजी से बढ़ा हुआ है, और कौन बढ़ा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये उसके बारे में। जी ऐसे ही एक और पर्चा आपको दिखा देंगे,
जी एवरी वोट मैटर्स। जी वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके वोट की कीमत है, अपने वोट की कीमत को पहचानिएगा। जी वोट बेचिएगा मत। जी वोट अपनी समझ से दीजिएगा जी जी और सोच समझ के दीजिएगा, और किसे देना है, क्यों देना है, उसके बारे में फिर जो है वो ही जो अभी मैं आ, एक, उसमें पर्चा दिखाया था, कन्नड़ा में जो पर्चा दिखाया था आपको, जी ये वाला, ये उसी का अंग्रेजी में एक बड़ा मतलब ट्रांसलेशन है, उसका तर्जुमा है, जी वेकअप कर्नाटका। कर्नाटका। तो ये कुछ माध्यम है जिन माध्यम से हम वोटर्स तक, लोगों तक, जनता तक पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अपना संदेश देते हैं। तो इसके अलावा आप कुछ और पूछना चाहें तो मेरा सवाल ये है सर कि जब आप यहाँ आए थे तो लोगों के पास गए वहाँ पे, जी जी, तो उनका मूड कैसा था? और अभी जब चुनाव है, आज चुनाव है, तब तक आप काफी दिनों तक यहाँ लोकल जनता के साथ काम कर चुके हैं। जी जी, तो आप चूंकि पंचकुला से हैं और ये कर्नाटका है, जी, तो हर प्रदेश का एक अलग वो होता है, माहौल होता है, मिजाज होता है। जी जी। तो यहाँ के वोटर में और बाकी के वोटरों में क्या आपने बदलाव देखा, या शुरुआत में जब आपने काम किया तो कैसा आपको लगा और आखिरी में आपको कैसा लगा? जी, कन्नड़ा या कर्नाटका की अपनी एक खास संस्कृति है, इनके सांस्कृतिक विरासत है। जी यहाँ बहुत से समाज सुधार आंदोलन खड़े हुए हैं, जी और वो उन आंदोलनों की छाप यहाँ के लोगों के जहन में आज तक है। जी यहाँ के लोग फिरका प्रस्त नहीं है। जी पिछले कुछ 5-7 सालों से लगातार फिरका प्रस्ती का बीज बोया जा रहा है कि किसी तरीके से हलाल के नाम पे, हिजाब के नाम पे कोई ना कोई यहाँ पे तनाव, टेंशन हो जाए, हिंदू मुस्लिम का आपस में दूरियां बढ़ जाए, और कि उस तरीके से जो जिसको बोलते हैं कि नफरत की खेती करके वोटों की फसल काटी जाए, ऐसा एक लगातार प्रयास रहा है। लेकिन मैं जो दूर से हम देखते हैं और जो बीच में आके देखते हैं तो उसमें बहुत फर्क होता है। अब लोगों के बीच में गए, उनके लोगों के बीच में बातचीत की, घूमे फिरे, रोजाना जो ना सैकड़ों लोगों से बात होती है, और कितने हजार लोगों से बातचीत हो चुकी है, अलग अलग इलाकों में बातचीत हो चुकी है। तो यहाँ के लोग जो है उस तरीके के फूट प्रस्ती में यकीन करने वाले नहीं है। अब बीजेपी के ही नेताओं ने बोला कि ये जो हलाल और हिजाब का मसला, ये वाहियात किस्म के मसले हैं, ये ऐसे मसले हमें नहीं उठाने चाहिए। जो लोकल लीडर हैं यहाँ के, जो लोकल नहीं, बहुत सीनियर येदियुरप्पा ने बोला। जी एक बार नहीं, कई बार बोला। क्यों बोला? कि उन्होंने देखा कि हमने बहुत ट्राई कर चुके हैं, बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, लेकिन लोगों में उस तरीके का वो बातें क्लिक नहीं करती है। उस तरीके से लोग जो है ना आपस में नहीं बढ़ते हैं। खान पान में यहाँ तो हलाल और झटके का कोई मसला ही नहीं है। सदियों से नहीं है, तो आज क्या होगा, एकदम क्यों होगा? ठीक है, वो नफरत की जो राजनीति है वो उनकी बाजू बहुत बड़ी लंबे होती है, और वो उनकी, क्योंकि वो निजाम है, सत्ता में बैठे हैं, सत्ता पक्ष में है, तो वो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेकिन उसकी सीमाएं हैं। सीमाएं ये है कि यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ के लोगों का जो मिजाज है, वो उन सभी चीज़ों को इस तरीके से ग्रहण नहीं करते हैं जिस तरीके से हमें लगता है कि इस तरीके से उनको अगर जो है ना ऐसा कोई मंत्र चलाएंगे, ऐसा कुछ जो है ना टोटका चलाएंगे तो उससे पता नहीं क्या जो है ना ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये खास बात है। दूसरी बात है कि पिछले जो मिसरूल जिसको मैं बोल रहा हूँ, और अब स्पष्ट कहना पड़ेगा कि बीजेपी का जो मिसरूल रहा है लगातार, उसमें बड़ी आम बात है। किसी भी इंसान से आप पूछिएगा कि सरकार कैसी चल रही है, बहुत करप्शन है। अगर वो बीजेपी का समर्थक होगा तो कहेगा अच्छा कांग्रेस में नहीं है क्या करप्शन? यानी वो ये नहीं कहता कि बीजेपी में करप्शन नहीं है। वो इस बात को माने बैठा कि बीजेपी में करप्शन है, लेकिन उसको अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उसकी व्याख्या ये रहती कांग्रेस में भी तो है। एक तो ये, यानी वो माने बैठे आम वोटर तो समझ में आया कि यहाँ करप्शन बहुत लबालब है। एक बात। दूसरा, इसके अलावा करप्शन के अलावा जो बाकी जो मुद्दे हैं कि यहाँ का जो सत्ताधारी पक्ष के जो लीडर्स हैं, एमएलएज हैं, उन लोगों ने जिसको बोलते हैं कि दिल खोल के लूट मचाई, ये बात भी यहाँ के लोग बड़े आम सब स्वीकार करते हैं।
और एक खास बात ये है कि जब कहते हैं कि कौन जीतेगा, अगर बात करते हैं तो अगर वो बीजेपी वाला है 50-50 बोलता है तो वो 50-50 बोलेगा। यानी वो ये बिल्कुल उसमें वो हौसला नहीं है, दावे के साथ ये कर नहीं बीजेपी जीत रही है। जी। ऐसा हमें नहीं मिला। हाँ, मुझे भी दरअसल मैं भी घूमा हूँ। हाँ। तो जब भी हमने किसी भी व्यक्ति से सवाल पूछा है तो वो बोलता है कि 50-50 चांसेस है। और इसके अलावा कल ही मैंने एक बड़ी लंबी सूची बनाई कि जो बीजेपी किन मुद्दों पे वोट मांग रही है। सर मैं बीच में रोकूंगा आपको। जी। मेरा सवाल ये है कि आपके पास भी फोन आया होगा, क्योंकि हम लोग दूसरे प्रदेशों से आए हैं, तो आपके पास भी फोन आया होगा और मेरे पास भी बहुत सारे फोन आए। तो क्या बजरंग बली का जो मुद्दा था मोदी जी ने उठाया था, उसका असर कर्नाटका में हुआ या नहीं हुआ, मैं ये जानना चाहता था। ये जरूरी मुद्दा था, आपने याद दिला दिया, इस पे बात करनी चाहिए जरूर। जी। सवाल ये है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर ये जो है ना हमारा एक प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, और हम किसी भी कीमत पे यहाँ के लोगों को धार्मिक उन्माद या धार्मिक दंगों में अलाउ नहीं करेंगे के लोगों के बीच में। और इसके लिए हमें पीएफआई और बजरंग दल को अगर जरूरत पड़ा तो बैन भी कर सकते हैं। तो बात तो उन्होंने दोनों की थी, पीएफआई और बजरंग बली दोनों। लेकिन इसका मुद्दा क्या बनाया गया? मुद्दा ये बनाया गया कि बजरंग दल को बैन करने का मतलब है कि हनुमान जी को लॉकअप में डाल रहे हैं। यानी पहले राम जी को लॉकअप में रखा कांग्रेस ने, अब हनुमान जी को लॉकअप में रख रहे हैं। इनसे पूछने वाला हो कि वास्तव में राम जी का भी अपमान कर रहे हैं, हनुमान जी का भी अपमान कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, वो इतने शक्तिशाली है, बलशाली है, वो है। दूसरी तरफ भी कह रही है कांग्रेस उनको लॉकअप कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है? आप वो उनको क्या बना रहे हैं? उनको आप बिल्कुल एक पिद्दी बना रहे हैं क्या कि उनकी तो औकात ही नहीं है, उनको कांग्रेस जब चाहे लॉकअप में डाल दे। तो इसका मतलब उनकी जिसको हम कह रहे हैं, जिनको जो हमारे इष्ट हैं, जिनको हम जो है ना आस्था रखते हैं और जिनकी पूजा करते हैं, उनको कांग्रेस लॉकअप में डाली है। दूसरी बात, बजरंग दल की हिस्ट्री हम जानते हैं। मॉब लिंचिंग में उनकी, ग्राम स्टेन के बच्चों को और वो जो है ना ग्राम स्टेन को मारने का, छोटे बच्चों को जिंदा जलाने का काम इन्होंने किया। मॉब लिंचिंग के कितने उदाहरण हैं, और ये गोरक्षा के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं, कितने ही उदाहरण हैं। तो वो सारे कौन कर रहे हैं? और ये दंगे फैलाने का काम रामनवमी पे कौन करता है? जाके मस्जिदों में डीजे ले जाके जाना और तलवारें लेके जाना और जो है ना उनकी मस्जिदों के ऊपर चढ़ के जो है ना झंडा फहरा देना, ये कौन कर रहा है सारा का सारा? तो अगर ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हमें कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और हमें जो है ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रावधान है उनको बरकरार रखना है किस तरीके। तो जब वो बात कह रही है तो उन्हें लगा कि इसको इलेक्शन का मुद्दा बनाया जाए। क्यों मत कह रहे हैं? एक और स्मृति ईरानी जी आई 2019 में अमेठी में, मैंने प्रियंका गांधी को सड़क पे नमाज पढ़ते देखा है। ये बातें, ये उदाहरण क्या है? ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं, ऐसे और भी दर्जनों उदाहरण है ऐसे। दर्जनों उदाहरण। अमित शाह जी का एक बयान था कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो यहाँ दंगे हो जाएंगे। ये भी था उनका। और वो इनके जो बाकी नेता क्या कहते हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आई तो मोदी जी का आशीर्वाद नहीं रहेगा। उधर से जब सोनिया गांधी ने जब एक ट्वीट किया था कि जो हम कर्नाटका की सॉवरेनिटी, रिस्पेक्ट और इंटीग्रिटी को कोई चैलेंज है, कोई अगर चैलेंज करता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे, इस तरीके का भाव है। सॉवरेनिटी की बात कर रही है तो ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये कर्नाटक का जो है ना हिंदू देश से अलग करना चाहते हैं। यानी व्याख्या किस बात की, क्या व्याख्या की जा रही है, तो क्यों की जा रही है? ये इसलिए की जा रही है कि उनके पास ये दावा करने को नहीं है कि हमने यहाँ पे विकास का काम किया, हमने यहाँ पे अच्छे काम किए, ये हमारी सूची है, हम आगे भी अच्छे काम करेंगे, ये काम करेंगे। उनके पास ये कहने को कुछ नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं कि कभी इधर की बातें करते हैं, कभी उधर की बातें कर रहे हैं। मिला जुला के लग रहा है कि किसी तरीके से भावनाएं भड़का के हम वोट ले लें, किसी तरीके से। मतलब आप हिंदू के फ्रंट पेज पे उनका ऐड आता है, कांग्रेस टिप्पू यूनिवर्सिटी बनाएगी, कांग्रेस टिप्पू जयंती बनाएगी। मतलब उन्हें लग रहा है कि इन बातों से वोट लेंगे क्या? तो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि मेरी उम्र 62 साल है, मैंने शायद जीवन में आज तक इतना वाहियत किस्म की लफाजी करते हुए या ये करे इतनी चिच्छाले और बातें करते हुए कोई चुनाव आज तक नहीं देखा, ये देख रहा हूँ। और वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उधर मणिपुर जल रहा है, इधर गृह मंत्री यहाँ पे चुनाव सभा कर रहे हैं, चुनाव का
उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि हमारा देश का एक राज्य है वो किस स्थिति में आ गया, कितनी वहाँ पे मृत्यु हो चुकी है, कितनी आग लगी हुई है वहाँ पर। उन्हें तो ये है कि किसी तरीके से कर्नाटक जीते, कर्नाटक में वोट ले लें, उनको यही लग रहा है। उधर से पहलवानों का जंतर मंतर पे चल रहा है, इन्हें एक बार भी इनका ट्वीट नहीं आया, एक बार भी इनका कोई बयान नहीं आया, एक बार भी कोई पहुंचे नहीं है। उधर सत्यपाल मलिक जी क्या कह रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। उधर से जो है राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए, अडानी का मुद्दा उठाया, कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके ऊपर जो है ना ये आज तक कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कुछ स्पष्टीकरण देने को तैयार नहीं है। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री जो निकाली जो गुजरात के दंगों के ऊपर, एक बार भी इन्होंने अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया, सिर्फ ये कह के कि झूठ है और इसको बैन कर दो। केरला स्टोरी की जो काल्पनिक कहानी है उसको मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, काल्पनिक कहानी को जो है ना उसके नाम पे ही जो है ना भावना भड़काने का काम कर रहे हैं। अरे गुजरात में जो 40,000 महिलाएं जो लापता हो गई हैं उस पर उन्हें कोई भी चिंता नहीं है। वो तो हिंदू महिलाएं हैं, आप चलो आपको हिंदू मुसलमान करना ही है तो वो हिंदू महिलाओं की उनकी भी चिंता कर लीजिएगा ना, जो गुजरात में हो रहा है। या जंतर मंतर पे वो हिंदू ही तो पहलवान होंगे सारे के सारे, उन्हीं की चिंता कर लीजिएगा। उसमें तो एवियस भी जो पहलवान लड़की है जिसके जो कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, तो उन्हीं की चिंता कर लीजिएगा। नहीं, उनको किसी तरीके से कर्नाटक में, मैं तो बिल्कुल जो है जिसको कहते हैं कि क्रूड भाषा में जिसको बोलूँ, हालांकि ऐसी मेरी शब्दावली नहीं होती है, मतलब किस तरीके से गंदगी फैलानी है और वोट लेना है और पैसा फूंकना है और गंदगी फैलानी है, वाहियात बातें करनी है और पूरा नफरत की जो है भावना को भड़काना है और क्योंकि सारा इसलिए कि हमें वोट लेना है। स्थिति यहाँ तक आ गई। तो इसके अलावा कोई आपके ज़हन में कुछ सवाल आता है तो? मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको ओवरऑल क्या लगा कि जनता नई सरकार चाहती है या पुरानी सरकार फिर से रिपीट करेगी? ये आखिरी सवाल है। जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। मैं इसके बारे में, मैं सिफोलॉजिस्ट नहीं हूँ जी, लेकिन मैंने जितने भी सर्वे देखे हैं जी, और वो सर्वे भी जो मिला जुला के जिसको कहते हैं कि गोदी मीडिया वाले जो सर्वे हैं जी, वो सर्वे भी सभी ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी सरकार रिपीट नहीं कर पा रही जी। एक नहीं अनेकों सर्वे हैं और उसमें एक विशेष सर्वे का मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो है इडीना का जी। इडीना का सर्वे वो कर्नाटक के ही हमारे मित्र हैं जिन्होंने किया और उसकी मेथोडोलॉजी के बारे में ये कह सकता हूँ कि मैंने बहुत ध्यान से उसकी मेथोडोलॉजी समझी। तो वो जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत ही फुल प्रूफ है जी। लेकिन उसके ऊपर बीजेपी वालों ने कुछ जैसे होता है कि इतराज करना ही था, तो उन्हें चैलेंज किया गया था। ठीक है, आप इनका जो डाटा है आइए उस डाटा पे हम डिस्कस करते हैं जी। अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ हवा में कोई सर्वे है या जो है ना सुपरफिशियल सर्वे है, तो आइए इसके डाटा पे बात करते हैं। बीजेपी के उन नेताओं ने इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया क्योंकि अंदर खाते उन्हें मालूम है कि ये सर्वे बहुत ही ऑथेंटिक सर्वे है, इसकी मेथोडोलॉजी बहुत ही शानदार मेथोडोलॉजी है जी। और एबीपी का लीजिएगा, सी वोटर्स का ले लीजिएगा, CSDS का लीजिएगा, लोक नीति का लीजिएगा, NDTV का लीजिएगा, जो अच्छे सर्वे हैं वो सभी ने इस बार ये जताया है कि बीजेपी रिपीट नहीं करने जा रही है। और आम लोगों से जो इस दौरान लगातार बात हुई है, लोग करप्शन से और जो मिस रूल से, मिस गवर्नेंस से वो लोग बहुत परेशान है। सिर्फ जो खाता पीता सेक्शन है जिनको लग रहा है कि हमें तो बढ़िया सब कुछ अच्छा हो रहा है या जो कह लो कि जिनको मलाई में हिस्सा मिल रहा है वो तो चाहते हैं कि बीजेपी आए जी। बाकी जो है ना गरीब तबका है, वो कहिएगा जो दैनिक कामकाजी वाला, किसान है, दलित है, OBC है, उनको सबको ये लग रहा है कि नहीं, ये इस बार हमें परिवर्तन करना चाहिए। वो ऐसा कुछ लग रहा है। इसके अलावा आखिरी में जो मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया, आखिरी बात जो कहना चाहूंगा ये कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो दिया, 5 गारंटी जो दी है वो बहुत दमदार है, बहुत अपील करती है जी। वो गैस सिलेंडर की जो बात है, महिलाओं को जो फ्री ट्रांसपोर्ट का जो मामला है, बेरोजगार BA युवक युवती को जो 3,000 रुपया जो मासिक अलाउंस मिलेगा जी। और जो डिप्लोमा होल्डर को 1,500 दिया जाएगा। इसके अलावा राशन जो है जो 10 किलो कर दिया जाएगा प्रति व्यक्ति। ये कुछ बहुत ही
शानदार जो है उनके, शानदार ये दमदार जिसे कहिएगा, जी दमदार जो है उनका गारंटी जो दे रहे हैं वो अपने 5 गारंटी दे रहे हैं जो। 5 गारंटी, जी उसका भी अपील जहाँ जहाँ वो गारंटी पहुँच पा रही है, जी। यानी ये बात पैगाम पहुँच पा रहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है, तो उसका असर है लोगों में और ख़ासतौर से गरीब तबके में असर है। और हम जानते हैं कि हमारा देश के किसी भी राज्य में चले जाइएगा, जी जी गरीबों की संख्या ज़्यादा है, अमीरों की थोड़ी है। और पिछले तो जो 9 साल का जो तजुर्बा है जी उसमें तो ये है कि कुछ एक अमीरों की संख्या अमीरी इतनी बढ़ गई है जी 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 कि वो जो पूरा गैप है अमीर और गरीब का वो तो बढ़ता ही जा रहा है, तो सरकारी आंकड़े भी कहते हैं, जी। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो माहौल है जो जी मुझे समझ में आया जी। वो मैंने आपके सामने तो बयान किया। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी 13 तारीख को जो है परिणाम आपके सामने आएगा और आप देखिएगा। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।